अब हमने यूनिट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या है कि हमने इसमें पढ़ना है फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने क्या पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट, अब फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वही चीज़ें आती हैं, इस्टेब्लिश फायर रोबस्ट फायर सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर इफेक्टिव फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। वही जो हमने शुरू में पहले बात की थी ना, ट्रेनिंग देनी है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग को मजीद डिटेल में बताएंगे। पहले हमने बात की थी मॉनिटरिंग की, कि मॉनिटरिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। अब मॉनिटर कैसे करना है, ऑडिट कैसे करना है, उसको डिटेल में बताया हुआ है। फिर इम्प्लीमेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। अब जो हमने चीज़ें बात की थी कि अपडेट पिछले लेक्चर में, कि चीज़ों को अपडेट करते रहना, तो अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उसको मजीद कैसे अपडेट और इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव हम ले सकते हैं। तो इसको वन बाय वन जो 4 टॉपिक्स है उसको हम पढ़ लेते हैं, सब टॉपिक्स। पहले में क्या आ रहा है, इस्टेब्लिश रोबस्ट फायर सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये बात मैंने, माइक तो नहीं बन गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है सही। तो इसमें क्या करना है, रोबस्ट फायर सेफ्टी पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या चीजें आती हैं कि आपने अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप काम सेफ वे में काम करना चाह रहे हैं, ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक, तो आपने अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल्स हैं, जो अथॉरिटी है, जो कानून साजी जो बनाई गई है उस फायर सेफ्टी के हवाले से, उसके मुताबिक अपने आप को अलाइन करना है। जिसमें पॉलिसी डेवलपमेंट है, मतलब पॉलिसी डेवलप जो ऑलरेडी हुई होती है, मगर उसके पर्पस को, उसके स्कोप को समझना है। मतलब कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फायर सेफ्टी पॉलिसी, आउटलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट्स और इंश्योरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, जिस तरह प्रोडक्ट्स होते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपकी इस दुनिया में, जितने भी किसी भी वजह जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, और इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ISO। तो वो एक ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप अक्सर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा भी होता है ISO सर्टिफाइड। या यहाँ पर जो पाकिस्तान में अगर इसकी बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो PTA उसको अप्रूव करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जी वो चीज़ें चल सकती हैं। अगर PTA अप्रूव ना करे तो वो चीज़ें, तो PTA अप्रूव जिसे हम कहते हैं। सेम लाइक यही है कि अगर आपने कंपनी के अंदर अपना एक काम करना है फायर सेफ्टी के डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट को ओवरऑल उसकी जो पॉलिसी होगी, उसका स्कोप होगा, वो वाज़ेह होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। आगे लीगल कंप्लेंस, जिसमें आपको लीगल कंप्लेंसेस में क्या क्या आते हैं, एक तो ये हो गया कि अपना जो स्कोप है ना, पॉलिसी जो डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा लीगल कंप्लेंस में जो कि ओवरऑल इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है, वो क्या होती है, जिसमें ओशा आ रहा है, ओशा स्टैंडर्ड इन द USA, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी अथॉरिटी जो आती है। और जिसमें बाकी भी ये देखें ना, ओशा ऑर्डर 2005 इन द UK। तो ये वो पॉलिसियाँ हैं जो आपके ऊपर के जो बालाई पॉलिसियाँ हैं वो हैं। उसमें फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट मजीद है, 15 मिनट बाद में दोबारा लिंक जनरेट करूँगा, ठीक है, ताकि इसको हम 4-5 तक कर लें जो हमारा टारगेट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आती है कि क्लियरली डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल पर्सनल। पर्सन एक होता है पर्सनल, एक होता है पर्सनल। तो ये डबल N वाला जो पर्सनल है ना, ये हम कहते हैं वो तमाम बंदे अशखास जो कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट ओहदों पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको पर्सनल्स कहते हैं। इन्वॉल्व इन द फायर सेफ्टी इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, फायर वार्डन्स और एम्प्लॉयज। मतलब पर्सनल्स में कौन कौन लोग आते हैं, CEO से लेकर नीचे एक स्वीपर तक सारे के सारे पर्सनल्स में आते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स में वो होते हैं जो कंपनी की जो मतलब बड़े ऊपर तबका होते हैं, जो फैसला करते हैं और फैसले बनाते हैं, चेयरमैन या मैनेजर हजरात, वो लोग, ऑनर्स लोग, ठीक है, फ्रेंचाइज ओनर्स लोग वो। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स का मतलब क्या है कि हर बंदे को अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें किसके अंदर डिफाइन होंगी, फायर सेफ्टी पॉलिसी के अंदर। आगे जाएं तो प्रोसीजर क्या होगा, इस्टेब्लिश रोबस्ट फायर सेफ्टी पॉलिसी, और उसका जो प्रोसीजर जो हमने यहाँ पर लिखना है, प्रोसीजर क्या होगा, वही चीज़ें। फायर रिस्क असेसमेंट, फायर यहाँ पर रिस्क असेसमेंट। आवाज में मसला आ रहा है मेरी आवाज में? जी हाँ, सही है। आवाज कट कट के काफी आ रही है आपकी। शायद ये और किसी को मसला है मैं इनके अलावा? नहीं नहीं, ठीक है, मेरे पास तो ठीक है। ये इंटरनेट के इश्यूज होते हैं आपकी तरफ, अगर कट कट के आ रही है, आप पोजीशन जरा चेंज कर लें, पोजीशन चेंज करें ना, वो ठीक हो जाएगा दोबारा, ठीक है, ये होता है।
तो चलें, किधर गया हमारा हमारा लेक्चर, ये वही चीज़ें दोबारा आ गई कि आपने फायर रिस्क असेसमेंट आपने डेवलप करनी है। प्रोसीजर यही होगा इस फायर सेफ्टी पॉलिसी के तहत अपने अपना काम करने के हवाले से जो प्रोसीजर होगा वही चीज़ें हैं कि असेसमेंट आपने करनी है। डेवलप प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग रेगुलर फायर रिस्क असेसमेंट, मतलब ये फायर रिस्क असेसमेंट जो है ये आपकी पॉलिसी के अंदर डिफाइंड है। तो पॉलिसी के मुताबिक अगर काम करना है तो आपने क्या क्या प्रोसीजर होंगे, वही फायर रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। फायर प्रिवेंशन मतलब इस्टेब्लिश मेजर्स, वही कंट्रोल मेजर्स कि कैसे आग से बचा जा सके, सच एज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें फायर प्रिवेंशन में आती हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि हमने पॉलिसी के मुताबिक काम करना है और पॉलिसी में ये चीज़ें डिफाइन है तो उसमें फायर रिस्क असेसमेंट करनी है, फायर प्रिवेंशंस करनी है, आगे जो है ना इमरजेंसी रिस्पांस की सूरत में वही जो भी लास्ट टाइम हमने चीज़ें डिस्कस की कि एक्सटिंग्विशर और कम्युनिकेशन और ये तमाम खुरूज के रास्ते, एग्ज़िट के रास्ते, वो आपने तमाम के तमाम चीज़ें वो आपने वाज़े करनी है, तमाम को ट्रेनिंग देनी है, ड्रिल्स करवानी है, रेगुलर बेसिस पर आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वही चीज़ें आ गई यहाँ पर। इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना है, एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और अब डिटेल में ये प्रोसीजर्स हो गए। अब प्रोसीजर्स के अंदर जो हमने ये अभी पढ़ा था कि नीचे जाएं इमरजेंसी रिस्पांस में ना ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग, अब आगे जाएं तो बहुत सारा आ गया। दूसरा कि ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर इफेक्टिव फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे डिलीवर करेंगे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, नीड्स असेसमेंट्स, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड्स ऑफ डिफरेंट पर्सनल बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल फायर वार्डन्स में रिक्वायर मोर एडवांस ट्रेनिंग देन जनरल एम्प्लॉयज, ठीक है, कि आपने उसके अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लोग होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैजर्ड्स हो सकते हैं और उन हैजर्ड्स के हवाले से डिफरेंट डिफरेंट डाटा गैदर करके उनको ट्रेन करना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि फायर वार्डन जो एक्चुअली फायर के हवाले से काम करते हैं, उसकी कंट्रोल के हवाले से, उनको आपने एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देनी है देन अदर्स जो लोग हैं उनके, ठीक है। इसी तरह नीचे ट्रेनिंग कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब कि डेवलप कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मटेरियल, मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा ना जिसको आपने, जिस तरह हमारा अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये सामने स्लाइड से, तो इस तरह से आपके पास जो थ्योरेटिकल नोट्स होने चाहिए, स्लाइड्स होनी चाहिए, उनको आपने बड़ी मल्टीमीडिया में पढ़ाना है तो वो भी होना चाहिए, और साथ साथ उनके पास जिस तरह प्रैक्टिकल लैब होनी चाहिए, जिस तरह हम फिजिक्स लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स के साथ खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ट्रेनिंग कंटेंट टॉपिक्स शुड इंक्लूड फायर डायनामिक्स, फायर हैजर्ड्स, यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कि उन उन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से कंटेंट के ऊपर आपने उनको जो है ना वाजे करना है कि वो समझें चीज़ों को, फायर डायनेमिक्स को समझें, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फायर स्टार्ट एंड स्प्रेड, उनको पता होना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, ये बताना है कि आग कैसे फैलती है और कैसे जो है ना जलती है, किस वजह से आग भड़कती है, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिकली भी करा के देखें और उनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी। फायर हैजर्ड्स के हवाले से आपने उनको उनको थोड़ी सी तालीम देनी है कि वर्क प्लेस में कौन कौन सी फायर हैजर्ड्स कैसे कैसे हो सकती हैं। उनको यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताना है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे अप्रोप्रिएट यूज़ करना है, जो मुकम्मल उसका प्रोफेशनल तरीका यूज़ करने का वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के आपने कैसे भागना है, किस किन किन स्टेप से भागना है, आपने बड़े बड़े कदम लेके भागना है, शॉर्ट कदम या कैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें फायर होती है, आग, सांस भी बंदे की बंद हो रही फूल रही होती है ना, और कुछ साथ जो कुछ दमे के मरीज भी हो सकते हैं, शुगर के मरीज भी हो सकते हैं, तो उनके लिए और खतरा। तो इस तरह से उनको ये सारी रूट्स का और इन चीज़ों का जो है ना पता होना चाहिए, और उन रूट्स के ऊपर उनको फिजिकली भगाना भी है, कैसे आप भागें, सारे भागें, तो एक ड्रिल चल रही होती है जो है ना फ्लोर पे। और इमरजेंसी कम्युनिकेशन में कैसे कॉल मिलानी है, कैसे रब्ता करना है, हमारा जो राब्ते का कोड होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है, बात कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान समझानी है। ट्रेनिंग डिलीवरी क्या होनी चाहिए, मतलब मेथड क्या होना चाहिए, कि यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग होनी चाहिए या हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज। हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज उसको कहते हैं कि जब आपको थोड़ी नॉलेज दी जाए और उस नॉलेज के ऊपर आपको एक टास्क दिया जाए, प्रैक्टिकल टास्क, मगर वो टास्क आप उसमें आप लोगों ने खुद ही उस टास्क को समझना है और खुद ही परफॉर्म करना है, उसको कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस।
और ई लर्निंग मॉड्यूल्स जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, ये ई लर्निंग है, ठीक है। इस तरह से आपने उनको मॉड्यूल्स देने ताकि वो उनको पढ़े और डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस को समझे, ठीक है। ये मेथड होना चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मतलब कितने कितने दिन उसको पढ़ें। कंडक्ट इनिशियल ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉय एंड रेगुलर रिफ्रेशर्स कोर्सेज टू कीप एवरीवन अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट फायर सेफ्टी प्रैक्टिसेस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो उनकी है कि आपने लेटेस्ट आपने एम्प्लॉयज़ की रेगुलर लेवल बेसिक लेवल पर उनकी थोड़ी से फायर सेफ्टी प्रैक्टिसेस करवानी है, ठीक है। इवेलुएशन assess the effectiveness of the training program through quizzes, practical tests and feedback from the participant। मतलब इवेलुएशन का मतलब ये कि आप उसमें जिद्दत कैसे लाएंगे अपने कोर्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, वो कैसे होंगी जब आप उनसे इम्तिहानात लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ कमज़ोर है। प्रैक्टिकल ड्रिल से पता चलेगा। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा ही रहे हैं और उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए बोले तो उनको पता ही ना हो, और जब उनसे आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस की क्या क्या तजावीज़ है। तो आप अपने इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर थोड़ी बहुत जिद्दत लाएंगे, इर्तिका लाएंगे, ठीक है। रेगुलर वही चीज़ें आ गई दोबारा, तीसरा कि मॉनिटर एंड ऑडिट फायर सेफ्टी प्रैक्टिस। रेगुलर मॉनिटरिंग, आपने रेगुलर इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। इंस्पेक्शन टीम होनी चाहिए कुछ आपके पास। कंडक्ट रेगुलर फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन टीम जिस तरह आती है कंपनियों में, वो हर चीज़ का जायजा लेकर जो है ना, किचन की इंस्पेक्शन, ये किचन के जो आ जाते हैं, ठीक है, फूड अथॉरिटी वाले, वो सील कर देते हैं कि अगर कोई चीज़ ख़राब देखते हैं कि उल्टी पुल्टी देखते हैं, तो इस तरह से आपने भी ऐसे फिर पूरे फ्लो में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है कि इंस्पेक्शन वाली टीम आ गई। ये क्यों होती है? ताकि आप गुड वर्किंग कंडीशन को कायम रख सके, ये इंस्पेक्शन इसीलिए होती है, ठीक है। तो कंप्लेंट्स चेक, ये कंप्लेंट्स चेक वो होती हैं जो कि हमारे बड़े बड़े जो आप यूँ कहें कि लीगल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो चेक एंड बैलेंस है वो उसको हम कहते हैं कंप्लेंट्स चेक, ठीक है। जो जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं, पॉलिसी आती है। जिस तरह अगर कोई दूध की दुकान है तो उनके पास पूरा एक हुकूमती लेटर होगा कि यार ये दूध की दुकान जो है इनको अलाउ किया कि दूध बेचें या गोश्त बेचें, आपके पास होंगे ना, इस तरह से उनके पास पूरा लाइसेंस होता है। अब यहाँ पर इंसिडेंट रिपोर्टिंग, आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए, ऑडिट रखने के लिए पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट आपने जो है ना उसको भी मेंटेन रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंसिडेंट्स हुई हैं। टाइम देखता हूँ कि हमारे पास 6 मिनट्स है, ठीक है। मैं दोबारा फिर ऑडिटिंग, आपको पता है कि जैसी कंपनियों में 2 ऑडिट्स होते हैं या फिर ईयरली ऑडिट होता है। दिसंबर में ज़्यादा जो है ना बैंक्स के अंदर या इस तरह ऑडिट का एक चल रहा होता है, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस तरह के लोग आ रहे होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ऑडिट होता है, ठीक है। मंथली ऑडिट्स और ये ईयरली या क्वार्टरली भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 ऑडिट्स होंगे इस तरह। एक को कहते हैं इंटरनल ऑडिट। ये वो लोग होते हैं जो कि ऑडिटर्स हजरात होते हैं कंपनी के अपने, जो कि गैप्स को और इन जो कमियां हैं, बेशियां हैं, उनको जो है ना फिलअप करते हैं, उन चीज़ों को, इश्यूज को कंप्लीट करते हैं ऑडिटिंग के दौरान। एक वो है जो कि बाहर के माहिरीन को हम बुलाते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट्स, जो बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं। अनबाइस्ड असेसमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फायर सेफ्टी प्रैक्टिसेस, जो बाहर से आते हैं वो उस कंपनी के जो है ना उन प्रोसीजर्स को, कंट्रोल मेजर्स को जो उन्होंने बनाए होते हैं उनको परखते हैं कि यार ये चीज़ चेंज करें, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इंटरनल ऑडिट में वो चीज़ उनको बेहतर लगे, मगर जब बाहर से एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे तो वो चीज़ उनको तब्दील करने का बोला जाए। अब ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, तो आपने उनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी बड़ा ख्याल रखना है, उसको अप टू डेट रखना है। रिस्क असेसमेंट को आपने क्लियरली रिकॉर्ड करना है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को, मेंटेनेंस को, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की इस फेज़ में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, सारी की सारी चीज़ें, कंट्रोल मेजर्स, असेसमेंट्स, आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर। और साथ साथ फीडबैक एंड एनालिसिस, तज्जिया और उनसे फीडबैक फॉर्म कि उनका क्या कहना है, एम्प्लॉय का क्या फीडबैक है, उनको कैसे लग रहा है, क्या क्या मज़ीद जो है ना चीज़ें बेहतर की जा सकती, तजावीज़ उनकी, तो उनको भी ज़रा सुनना है ना। फिर इंसिडेंट एनालिसिस, जो पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई वाक़या रोनमा हुआ तो उसकी तहकीक करनी है कि ये हुआ क्यों, आखिर हुआ क्यों, इसकी क्या वजह थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेक्टिव एक्शंस ऑफ टू प्रिवेंट रिकरेंस कहते हैं रिपीटिशन को, ताकि वो इंसिडेंट दोबारा रिकर ना हो, मतलब दोबारा रिपीट ना हो। तो इस चीज़ के लिए हम एनालिसिस करके, तज्जिया करके उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। और जहाँ जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी पॉलिसी में
एंड प्रोसीजर में, तो वहाँ पर आप उसकी इम्प्रूवमेंट्स करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी देखें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, अपने आप को अपडेट करना है टेक्नोलॉजी के साथ, कंपनीज के साथ। अगर कंपनी दूसरी आपकी जो कंपेटिटर्स कंपनीज होंगी अगर वो अपडेट हो रही है तो आपने भी साथ साथ अपडेट अपने आप को अपग्रेड करते रहना। इन्वेस्टमेंट करनी है एडवांस फायर डिटेक्शन एंड सपरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऐसा ना हो कि अगर एक हॉस्पिटल में आप हैं और दूसरे हॉस्पिटल में जदीद टेक्नोलॉजी है और आप अपने भी अपने हॉस्पिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है इस खास तौर पर फायर सेफ्टी के ऊपर कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इन्हांसमेंट, अपने कोर्सेज के अंदर थोड़ी सी इन्हांसमेंट लेकर आनी है, जिद्दत लेकर आनी है, पुराने घिसे पीटे फार्मूले और वो टॉपिक्स वगैरह, क्योंकि अब दौर जो है ना जदीद आलात का है, जदीद इक्विपमेंट्स का है, और आप अपने कोर्स के अंदर पुराने इक्विपमेंट्स के बारे में बता रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI, जिससे तो बड़े लोग वाकिफ होंगे, तो कि मुख्तलिफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि कहाँ मसला है, कहाँ सही जा रहा है, क्या करना चाहिए, कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ अपडेशन चाहिए, ठीक है, कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से हमें नुकसान हो सकता है। इन तमाम इंडिकेटर्स को हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन के दौरान होती हैं। बेंचमार्किंग, compare the organization fire safety performance against the industry standards and best practices to identify areas of improvement। आपने अक्सर देखो कि बेंचमार्किंग में अक्सर कंपनी जो होती हैं वो अच्छे काम की तवज्जो से बड़े बड़े अवार्ड्स जीतती हैं कि यार इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना एक इन्वायरमेंट रखा हुआ है। और ये जिस तरह आप अक्सर देखें बैंकिंग्स में कि ये बैंक टॉप नंबर पे आया 2024 के साल में, या इस तरह के ये हॉस्पिटल टॉप नंबर पे रहा, तो ये बेंचमार्किंग कहते हैं। यूनिट 5 जो हमारा है वो है फायर डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। जो आते जाएंगे साथ साथ मैं उनको ज्वाइन कर दूंगा। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम एंड अलार्म सिस्टम, ठीक है। हमने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा, फायर सेफ्टी सिस्टम को पढ़ा, और अभी हम फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स को समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसमें ये आसान सा है और इसमें टाइप्स हैं कुछ फायर डिटेक्शन सिस्टम्स के, और उसकी एप्लीकेशन, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करना है, ये हम पढ़ेंगे। एक्टिवेशन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि फायर अलार्म सिस्टम का एक्टिवेशन प्रोसेस कैसे है और उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस क्या है। रेगुलर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स, और इंटीग्रेशन विद द अदर बिल्डिंग सिस्टम, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अच्छा, ये देखें इसमें टाइप ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले आता है स्मोक डिटेक्टर। तो स्मोक डिटेक्टर में आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर्स आते हैं, जो ये अक्सर बिल्डिंग्स के अंदर रखे जाते हैं, या अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के अंदर या सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, IT सेंटर्स हब्स के अंदर सिगरेट पीना और इस तरह की स्मोकिंग करना मना होता है। तो वो अगर आप करें तो वो स्मोक डिटेक्ट कर लेता है उसको, तो अलग से रूम्स बनाए जाते हैं स्मोकिंग के लिए, सब जाकर वहीं पर ना स्मोकिंग करते हैं। तो हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल है इसका, वो यही है कि यूजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू आयोनाइज द एयर इन द सेंसिंग चैम्बर। ये एक सेंसिंग चैम्बर है, ये क्या करता है, आयोनाइज करता है। आयोनाइज मतलब कि उसको जज करता है, मतलब हम आम अल्फाज में कहें कि पीता है उसको, ठीक है, स्मेल करता है। तो उसको स्मेल करके ये टाइप ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम में क्या आता है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली जो स्मोक डिटेक्टर आते हैं टाइप्स में, स्मोक डिटेक्टर क्या करता है, उसको सूंघने का जो अमल है ना इसके अंदर, थ्रू सेंसर वो होता है, ठीक है, अक्सर कंपनियों में इंस्टॉल होते हैं। व्हेन स्मोक इंटर्स द चैम्बर, ये चैम्बर है जो जाली है, जैसे इसके अंदर, ठीक है, स्मोक का जो धुआं है वो इंटर होता है, इट डिसरप्ट्स दिस करंट एंड ट्रिगिंग द अलार्म। जो अलार्म लगा हुआ है इसके अंदर सारा के सारा अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड है ना, IoT बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड ये चीज़ें हैं। और ये सब की सब ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं ये IT टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाई जाती है, ठीक, कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है इसके पीछे। तो ये हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब IT टेक्नोलॉजी को हम इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन क्या होती है कि इसकी, कि कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं। फास्ट फ्लेमिंग फायर्स के अंदर, कॉमनली यूज्ड इन
रेजिडेंशियल एरियाज और स्मॉल कमर्शियल स्पेसिस, जिस तरह कोई मॉल शॉल हो गया वहाँ पर उसको इसको इंस्टॉल करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, इसका ये हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि यूज़ अ लाइट सोर्स, ये इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक कुछ लाइट शाइट के ना लाइट्स के थ्रू सेंसर्स होते हैं, वो क्या करता है स्मोक एंटरिंग द चैम्बर स्कैटर, ये जो चैम्बर लगा होता है एक लाइट सेंसर के थ्रू, उसके साथ जब भी आपकी स्मोकिंग टकराती है विच इज़ डिटेक्टेड बाय द सेंसर एंड ट्रिगिंग द अलार्म, तो वहाँ पर भी अलार्म बज जाता है। ठीक है, जो अमला होता है वो आपको अरेस्ट कर लेता है वहाँ पर। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, सच एज लिविंग रूम्स, ऑफिस, फ्लेम्स और बाकी कंबस्टिबल मटेरियल एरिया में, जहाँ पर आपको पता है कि यार ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जहाँ पर दूसरा गैस स्टोरेज रूम है, जहाँ पर सर्वर रूम है, वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर को। फिर आपके पास हीट डिटेक्टर आते हैं, उसके अंदर क्या होता है फिक्स्ड टेम्परेचर हीट डिटेक्टर। इसका प्रिंसिपल क्या है, एक्टिवेट व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड आ प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड। ये अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं हमारे वही दोबारा मैं बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल जो सोर्सेज होते हैं, डेटा सेंटर्स, डेटाबेस सेंटर्स, ठीक है, वेयर हाउसेस के अंदर या सर्वर रूम्स के अंदर इसको लगाया जाता है। वहाँ के टेम्परेचर को, फायर टेम्परेचर को जो है ना, या हीट टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम चिलर्स लगाते हैं। तो अगर वो चिलर अपना काम छोड़ दें तो ये वहाँ पर अलार्म इसका बजना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर हीट की कमी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये सारी मैंने जिस तरह पहले बताई कि ये सारी की सारी इंटरनेट ऑफ थिंग चीज़ें, आईटी बेस्ड चीज़ें, और इसको आजकल के कंपनियों में इंस्टॉल हो जाना चाहिए और होते भी हैं। ठीक है, उसको हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, किचन्स के अंदर जब हीट बढ़ती है, ठीक है, गैरेजेस के अंदर, ठीक है, कुछ डस्ट धुआं शुआं, और ये इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर हमारे पास आते हैं रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर। इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक्टिवेट व्हेन द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली ओवर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ वक्त के लिए टेम्परेचर एकदम एक्सीड करता है, तो वैसे होना तो नहीं चाहिए, एकदम से जो एक्सीड करता है तो वहाँ पर रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर लगा होता है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉयलर रूम, ठीक है, जो अक्सर ये जो जहाँ पर इंडस्ट्री होती है खाने पकाने वाली, वहाँ पर बॉयलर रूम होते हैं जिसमें वो चीज़ें बन रही होती, तैयार हो रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पर लगाई जाती हैं। फिर आता है हमारे पास फ्लेम डिटेक्टर, इंफ्रारेड IR फ्लेम डिटेक्टर, जो ये लगी हुई है देखिए। इसका क्या होता है, डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द फ्लेम, जो आग शाग है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फ्लेमेबल चीज़ों को, मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए केमिकल प्लांट्स के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। फिर हमारे पास एक ये वाला डिटेक्टर आता है, ये वाला जिसको फ्लेम डिटेक्टर कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट UV फ्लेम डिटेक्टर। इसका इस्तेमाल ये है कि जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, शुआएँ हैं, रेडिएशंस, ठीक है, फ्लेमेबल, ठीक है, अक्सर एक्सरेज रूम्स वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, और स्टोरेज टैंक के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है, फ्यूल स्टोरेज टैंक के अंदर, और एयरक्राफ्ट हैंगर्स के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं। फिर वही दोबारा आ गया UV IR वाला फ्लेम डिटेक्टर, जिसको पीछे हमने भी डिफाइन किया है, ये UV और ये IR। आगे जाए तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम में। देखो ना, इतना बड़ा जो एक सिस्टम है अलग से, मतलब कि देखें अगर ये जो फायर सिस्टम डिटेक्शन सिस्टम जो इस पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस IT बेस्ड चीज़ों को भी देखने वाले अलग लोग होंगे, ठीक है। और ये क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमने फायर सेफ्टी का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो हम उसको देख रहे हैं। तो फायर सेफ्टी के अंदर जो है ये कैमराज वाले अलग होंगे, वार्डन्स वाले अलग होंगे, फ्लोर मैनेजर्स अलग होंगे, और ये इस सिस्टम को देखने वाले अलग होंगे, फायर डिटेक्शन सिस्टम वाले, ठीक है। तो गैस डिटेक्टर्स आते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि खतरनाक गैसेस हैं, डेट आर इंडिकेटेड ऑफ फायर, जो कि जो है ना खतरा लाहिक हो सकता है कि यार यहाँ पर आग लगे इनकी वजह से, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। और ये कहाँ पर होते हैं, इन्वायरमेंट जहाँ पर गैस की लीकेज होती है, ठीक है, लीकेज फायर जो गैस होती है, तो ये जो हमारे पास इनके हाथ में है, इसको कहते हैं गैस डिटेक्टर, ठीक है। एक्टिवेशन, दूसरा हमारे पास टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, कि हमने कैसे एक्टिवेशन प्रोसेस को समझना है। डिटेक्शन, द डिटेक्शन सिस्टम सेंसेस स्मोक, हीट एंड फ्लेम्स और डिटेक्ट गैसेस इंडिकेटिंग अ फायर। तो उस जब देखो, जब ये कोई ना कोई किसी न किसी अलार्म से, अलार्म जो है ना एक्टिव होगा, जब वो उसमें अलार्म जो है ना वो ऑन हो जाएगा, तो देन हमारा जो
एक्टिवेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। उसमें क्या है कि द डिटेक्शन सिस्टम सेंस स्मोक, हीट, फ्लेम्स और डिटेक्ट गैस इंडिकेटिंग अ फायर, और उसमें क्या सिंगल ट्रांसमिशन, और द डिटेक्टर सेंड अ सिग्नल टू द फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। मतलब कि ये जो जितने भी हमारे फायर डिटेक्शन के जो आलात हैं, जैसे ये ऑन होंगे तो इनका एक सिग्नल जाएगा कि इनके पास एक्टिवेशन प्रोसेस टीम के पास, तो वो वहाँ से जो है ना अपना एक्टिवेशन प्रोसेस जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे जाकर इसमें आता है अलार्म एक्टिवेशन के, अलार्म नोटिफिकेशन एक पूरा प्रोसेस है ना, क्योंकि सारा जो कुछ भी हो रहा है ये सारा वायरलेसली हो रहा है। ठीक है, जितने भी डिटेक्टर्स लगे हुए, ये वाले पिछले ये, ठीक है, ये वाले और ये वाले स्मोक डिटेक्टर। अब यहाँ पर अगर कोई फायर अलार्म या हीट अलार्म, गैस अलार्म, ये सारे बजते हैं, तो उस दौरान हमारे पास जो एक्टिवेशन प्रोसेस का जो अमला है वो उन ट्रांसमिशन, उन अलार्म्स की वजह से जो है ना एक्टिव हो जाएगा, और उन नोटिफिकेशंस की वजह से वो सिस्टम काम करेगा कि द सिस्टम में आल्सो सेंड एन ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन टू इमरजेंसी सर्विस और बिल्डिंग मैनेजमेंट। तो देन उसके बाद जो है ना तमाम के नोटिफिकेशन बजना शुरू हो जाएंगे, और फिर इमरजेंसी और बिल्डिंग मैनेजमेंट वो सारे के सारे लोग यहाँ पर नीचे अलर्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे कि क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इस तरह आगे जाकर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑक्यूपेंट्स आते हैं। ठीक, इसमें इवैक्यूएशन है, असिस्टेंट है, असेंबली है, वही चीज़ें दोबारा यहाँ पर आ गई है कि बाहर के जो रास्ते हैं उसको हमने समझना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है असिस्टेंट, और कैसे एक दूसरे की हेल्प हेल्प आउट करते हुए एक दूसरे की हेल्प आउट करते हुए कहाँ पर हमने जमा होना है। तो ये अप्रोप्रिएट हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्यों रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर फायर अलार्म जो है ना वो एक्टिव हुआ है, और एक्टिवेशन प्रोसेस मतलब तमाम के मोबाइल फ़ोन्स और वो सिग्नल्स आ गए हैं कि भाई कुछ ख़तरा है। जब खतरा खतरा के जो नोटिफिकेशंस आपके पास आए, तो आपने फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, आपने बाहर के रास्तों की तरफ भागना है, या जैसे भी है कैसे जमा होना है एक दूसरे की हेल्प आउट, मतलब कैसे एक दूसरे का पकड़ कर जो है ना आपने एक दूसरे को असिस्ट करते हुए, जिसमें डिसेबल लोग भी होते हैं, एल्डर लोग भी होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आपने एक जगह पर जमा होना है। जमा होने के बाद फिर फायर वार्डन्स क्या करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सेज होंगी, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा कि अकाउंट फॉर ऑल ऑक्यूपेंट्स एट द असेंबली पॉइंट। तमाम को जो कि वहाँ पर ऑक्यूपेशनल लोग हैं, ऑक्यूपेंट्स मतलब वो काम करने वाले, वो तमाम असेंबली पॉइंट में जमा होंगे। कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इमरजेंसी सर्विस जिसमें वही चीज़ें आ गई, असेसमेंट्स, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन, असेसमेंट्स में वही चीज़ें आ जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटेंट ऑफ द फायर। ठीक है, अप्रोप्रिएट जो फाइटिंग मटेरियल है, फायर एक्सटिंग्विशर और वो चीज़ें सारी वो उनके सामने होनी चाहिए इमरजेंसी सर्विस के तौर पर। रेस्क्यू ऑपरेशन कि अगर कोई, चलो कोई बंदा मिस हो जाता है, रिपोर्टिंग मिसिंग, या कोई भी बंदा कोई मतलब हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया। तीसरे पे आता है रेगुलर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। जब हमें अलार्म सिस्टम के डिटेक्शन और उसके सिस्टम का पता चल गया अलार्म के, तो उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, टेस्टिंग के हवाले से यहाँ पर कुछ टेस्टिंग के टाइप्स हैं कि पहली आती है रूटीन टेस्टिंग, फिर आती है फंक्शनल टेस्टिंग, सिमुलेटेड टेस्ट, और अगर आगे फिर आते हैं इसकी मेंटेनेंस वगैरह। अगर हम रूटीन टेस्टिंग के ऊपर देखें तो परफॉर्म रेगुलर टेस्ट फॉर फायर डिटेक्शन, perform regular tests for fire detection and alarm systems typically on a monthly basis। ठीक है, कि मंथली बेसिस पर हमें फायर डिटेक्शन सिस्टम की जो है करनी चाहिए, कि फायर डिटेक्शन सिस्टम की मंथली बेसिस पर, या हो सके तो वीकली बेसिस पर आपने उसकी रूटीन टेस्टिंग करनी है, सही चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ताकि बहुत ज़रूरत जो है ना वो काम करना छोड़ दें। कौन कौन आ गया दूसरे फेज में? अहमद असलम आए हैं, कामरान आए हैं, मलिक शुएब आए हैं, मेहरबान शाह आए हैं, जाजिब, 1 2 3 4 5 6, अभी भी एक नहीं आए मेरे ख्याल से। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आवाज़ तो आ रही होगी ना, समझ तो आ रही होगी। अच्छा, ये कोर्स काफ़ी लेंथी है ना, तो दिन भी हमारे पास कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटरवे पे जो है ना, मोटरवे वाली स्पीड से जा रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और सारी चीज़ें जो है ना वो सिंपल हैं, और आप लोग ऑन फील्ड काम भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप लोगों को वास्ता पड़ता भी है। अगर नहीं भी पढ़ा, या इस सिस्टम के साथ जो फायर डिटेक्शन सिस्टम, ये फायर सेफ्टी सिस्टम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
तो फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंदर और क्या है कि फंक्शनल टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ईच डिटेक्टर अलार्म, तो इसको कहते हैं फंक्शनल टेस्ट, कि आपने एक एक चीज़ को डिटेक्टर को आपने टेस्ट करना है, साउंडर को, कोई कंट्रोल पैनल है वहाँ पर जाकर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जाकर ईच डिटेक्टर और ईच अलार्म साउंडर को आपने टेस्ट करना है। फिर सिमुलेटेड टेस्ट का क्या मतलब, 3 किस्म की टेस्टिंग, देखो याद रखिएगा ये पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो आपने रूटीन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, सिमुलेटेड टेस्ट, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सिमुलेटेड टेस्ट का क्या मतलब होता है, कंडक्ट सिमुलेटेड फायर सिनेरियोज टू टेस्ट द सिस्टम रिस्पॉन्स। ये वैसे सिमुलेटेड का क्या मतलब होता है, सिमुलेशन या ये वर्ड बड़ा यूज होता है, अगर फायर सेफ्टी ना भी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को इस वर्ड का पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सिमुलेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिमुलेशन का क्या मतलब, सिमुलेशन गेम्स, मैं गूगल पर एक वर्ड लिखा है सिमुलेशन गेम्स ना, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। आजकल ना उस चीज़ का दौर है, जैसे आपने देखा होगा VR गेम्स, आपने ये चीज़ देखी होगी ना, ये चीज़, ये जो NK वगैरह होती है VR, इसको सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि आप एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट होता असल में है नहीं, मगर आप उसको क्रिएट करते हैं और उस बंदे को ऐसा महसूस होता है कि वो वाकई उसी इन्वायरमेंट में मौजूद है। ठीक हो गया, तो इसको सिमुलेशन गेम। अच्छा, सिमुलेशन जो है ना ज़्यादातर ये जहाज़ की जो ट्रेनिंग होती है ना चलाने की, पायलट, तो वहाँ पर इसको ज़्यादा वो बैठा अपनी कुर्सी पे होता है मगर उसको ऐसा महसूस कराता है कि वो जहाज़ के अंदर बैठा और उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिमुलेटेड टेस्ट का क्या मतलब है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंदर अभी तो आग तो लगी नहीं है ना, तो वहाँ पर एक फेक आग क्रिएट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे कि यार यहाँ पर ये टेस्ट काम, ये जो फायर डिटेक्टर है ये काम ठीक भी करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से सिमुलेटेड टेस्ट को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सिमुलेटेड टेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, आगे जाए तो मेंटेनेंस है, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, इंस्पेक्शन और क्लीनिंग। ठीक है, इंस्पेक्शन वही जो हमने पहले बात की, क्लीनिंग में क्लीन डिटेक्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स, के अपने कंपोनेंट्स को और इन चीज़ों को, डिटेक्टर्स को अपने क्लीन रखना है, ऐसा ना हो कि उनके जो चैम्बर्स हैं वो इतने गंदे हो जाएं कि उसके अंदर धुआं है ना वो भी ना जा सके, तो चैम्बर्स को ही आपने इतना गंदा कर दिया है कि वो फायर को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस मौके पर भी उनको नीट एंड क्लीन रखना है, और इन नीट एंड क्लीन रखने के लिए फिर ये अलग पूरा एक डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, और रेगुलर टेस्टिंग और मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट, इनकी जो बैटरियां हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैटरीज पे चलती हैं, वाईफाई के थ्रू चलती हैं, क्योंकि वायरलेस होती है ना सारी की सारी, तो उनके अंदर चिप्स, बैटरीज, इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो रेडी टू फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और प्रोफेशनल सर्विसिंग के अंदर आपने शेड्यूल रेगुलर मेंटेनेंस को आपने जहन में लाना है कि रेगुलर टेस्टिंग वगैरह हो रही हो। ठीक है जी, आगे जाए तो हमारे पास आगे 4th नंबर पे आता है इंटीग्रेशन विद अदर बिल्डिंग सिस्टम्स, जिसमें BMS आता है। BMS पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज BMS, तो BMS फुल फॉर्म क्या आता है, BMS फुल फॉर्म बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसमें 2 चीज़ें हैं कि इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कनेक्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम्स विद द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ऐसा कोई सिस्टम आप लोग क्रिएट करेंगे कि वो सेंट्रलाइज्ड हब आपका बन जाए पूरा बिल्डिंग के लिए। ऑटोमेशन, automate responses such as shutting down HVAC system to prevent the spread of smoke and fire, unlocking the exit doors। अच्छा, ये जो ऑटोमेशन एक लफ्ज़ एक और यूज़ होता है, जिसे सिमुलेशन का मैंने बताया कि वो फेक इन्वायरमेंट्स क्रिएशन का जो एक पूरा प्रोसेस है उसको सिमुलेशन कहते हैं, और ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि यार सारी चीज़ें खुद से काम करें, इंसान एक दफ़ा उसको समझा दे और वो चीज़ खुद से फिर इंसान की तरह काम करे, इसको ऑटोमेशन कहते हैं। और ऑटोमेशन की आजकल की मिसाल रोबोट्स है। ठीक है, रोबोट्स आजकल इंसान की जगह काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने चीज़ें समझानी है मुख्तलिफ डिवाइसेस को कि स्मोक जब डिटेक्ट हो, फायर जब डिटेक्ट हो, तो लॉक्स ओपन हो जाए, खुद लॉक हो जाए, अनलॉक हो जाए, डोर एग्जिट जो डोर्स हैं ये खुद ब खुद ओपन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पहले से कोड की जाती है इंसान की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेट रिस्पॉन्सेज भी होनी चाहिए। फिर हमारे पास इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम होनी चाहिए।
ठीक है, अगर धुएं की वजह से या इस तरह स्मोकिंग की वजह से जो अगर कोई आग भड़क उठती है तो स्मोक इतना होता है कि इंसान नज़र नहीं आता, तो उसमें इमरजेंसी लाइटिंग भी होनी चाहिए। लिंक द फायर अलार्म सिस्टम्स विद द इमरजेंसी लाइटिंग टू इंश्योर द एग्जिट रूट्स। ठीक है, कि ये एग्जिट रूट है, ये पाथ है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना इमरजेंसी लाइट, तो इसके बिल्कुल सामने रूट जो होगा वो एग्जिट रूट होगा। ड्यूरिंग द फायर एडिंग सेफ इवैक्यूएशन, मतलब सेफली जो है ना खुरूज के लिए आप ये इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। फिर टेस्टिंग रेगुलरली टेस्ट इमरजेंसी लाइटिंग एज पार्ट ऑफ द फायर अलार्म सिस्टम्स मेंटेनेंस रूटीन। कहते हैं जैसे जैसे आप फायर डिटेक्शन सिस्टम्स की जो डिवाइसेस हैं उनको जैसे जैसे टेस्ट करेंगे तो इनका भी हक बनता है कि इनको भी टेस्ट किया जाए, इनके ऊपर भी जो है थोड़ी टाकी शाकी मारी जाए। ठीक है जी। आगे जो है तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपने बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है ना पूरा पब्लिकली कैसे एड्रेस करना है, उसका क्या सिस्टम होगा, उसकी क्या इंटीग्रेशन होगी, उसकी क्या अनाउंसमेंट्स होंगी। उसमें क्या है कि यूज द पब्लिक एड्रेस सिस्टम टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द फायर इमरजेंसी। सिंपल। ठीक है, वही चीज़ आ रही है, मगर मैंने जिस तरह पहले बोला था कि डिटेल में होगी तो डिटेल में कि आपने प्रॉपर जो है ना कैसा सिस्टम कायम करना है। इसमें स्पीकर्स लगाने हैं जिसमें आपने चीख कर बोलना है कि यहाँ से ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अनाउंसमेंट्स करनी है, प्री रिकॉर्ड इमरजेंसी मैसेजेस के पहले से ही जो ना प्री रिकॉर्ड आजकल जो बसेस में होती है, जोन सभी देखें ना आजकल कितना जदीद सिस्टम है, जोन सभी बस आजकल अगर देखें वो ऐसे स्पीकर्स लगाए होते हैं, ऐसे सेंसर्स होते हैं कि जोन सभी बस स्टॉप होते हैं वो बस स्टॉप के अंदर वो जो है ना वो मॉडल खुद ब खुद पुकार रहा होता है कि ये फलाना बस स्टॉप इतने घंटे में पहुंचने वाला है, सीट बेल्ट बांध लें, ये वो। ठीक है, तैयार रहें उतरने के लिए, ये वो चीज़ें, तो ये अनाउंसमेंट। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये बस ये फायर अलार्म सिस्टम पूरे का पूरा जो है ये IoT बेस्ड है। IoT आप गूगल पर कभी सर्च कीजिएगा IoT टेक्नोलॉजी, तो व्हाट इज़ IoT टेक्नोलॉजी। ठीक है, गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं IoT में, जिसमें AC शेसी ये जितनी भी चीज़ें आती हैं IoT टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस लिखें तो आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, जिसमें जिस तरह आप यूँ कहें ना कि आजकल के जो पूरा डोर जो है घर में लाइटिंग शाइटिंग हर चीज़ जो है ना यहाँ पर देखें, टीवी, सोफ़ा, बेड, शेड, लाइटिंग, AC, फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है और आप दूर बैठकर इन सबको जो है ना एक मोबाइल्स की एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको IoT कहते हैं। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है आजकल की IoT टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो काम कर रही है अलार्म सिस्टम। अब एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए कंट्रोल सिस्टम? इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर द इंटीग्रेशन मेंटेन बिल्डिंग सिक्योरिटी, डज नॉट कंप्रोमाइज जो है सेफ्टी ड्यूरिंग नॉन इमरजेंसी सिचुएशन। वही चीज़ें दोबारा सिंपल सिंपल, कंप्रोमाइज़ नहीं करनी वगैरह। आखिर में इसका जो यूनिट नंबर 5 का जो हासिल कलाम है, जो समरी है, खुलासा जो है वो यही है कि बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम, के हमने बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए देखी हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फायर डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर एक्टिवेशन रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल हमने देखा, परफॉर्मिंग रेगुलर टेस्टिंग देखी, मेंटेनेंस देखी, उनकी उनकी इंटीग्रेशन देखी इस सिस्टम्स की विद अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, ताकि बाहर का अमला भी जो है ना आपके साथ हेल्प आउट में मदद में शामिल हो। सेफ्टी मेजर्स देखें, ऑर्गेनाइजेशन ने कैन सिग्निफिकेंटली इन्हांस देयर ओवरऑल फायर सेफ्टी एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, अब ये जितना भी तफसीली हमने अप्रोच देखा फायर सेफ्टी का, वो हेल्प करेगा प्रोटेक्ट लाइव्स, लोगों की ज़िंदगी बचाने में, अपनी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी बचाने में, इंश्योर कंप्लायंस विद फायर सेफ्टी रेगुलेशन, और आप जो है उसको भी खातिर में लाएंगे अपनी जितनी भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है फायर सेफ्टी के हवाले से या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें। तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल फायर डिटेक्शन सिस्टम का जो था हमने उसको कंप्लीट किया उसके सिस्टम। अब आगे यूनिट नंबर 6 इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम को ना हम यूनिट नंबर 6 जो है हमारा इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, इसको हम कवर करेंगे। फिर हमारे पास कौन सा चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7 तो बीच में ख्याल से गुजर गया, लास्ट हमारे पास 8 आता है, ये यूनिट नंबर 7 फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं सिस्टम्स है उसको समझेंगे। और जो लास्ट में हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर कल का, वो है यूनिट
प्रैक्टिकल फायर सेफ्टी एक्सरसाइजेज, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल फायर सेफ्टी एक्सरसाइजेज। तो जैसे आज की क्लास में आप माशाल्लाह सातों के सातों आज हाजिर थे, तो कल की क्लास भी लास्ट होगी, ठीक है, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप लोग का पेपर होगा, तो कल की क्लास भी मिस नहीं करनी। अगर आप लोग कहते हैं कि पेपर हम अच्छे से दें, तो आप ये तमाम स्लाइड्स को मेरे साथ साथ गो थ्रू करें, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ताज़ा ताज़ा जहन में बैठी हुई होंगी, तो आप जब पेपर देंगे तो उसमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक, पेपर भी ओपन बुक होगा, 100 मार्क्स का होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छे नंबर लेने हैं, 190 से ऊपर ऊपर नंबर लेने, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो 5 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन कर लें। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तब भी बताएं। थोड़ा स्लो चलें या कैसे? सर ये पेपर की टेस्ट की टाइमिंग क्या है, और बता दो कि कब तक सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी? जो कल आपने हमें पढ़ाना है ना, ये भी सारा इंक्लूड होगी? कल तक इंशाल्लाह दोनों क्लासेस अपडेट करा दूंगा मैं टीम से। और टेस्ट की जो टाइमिंग आ रहा है ना, वो पिछली तो थोड़ी चेंज थी, मगर मैं देखूंगा, अब वो मैं अब कंफर्म करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि टेस्ट की वो मैं कल की क्लास में आपको डिटेल में सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा कि पेपर कब है और कितने टाइम का होगा, कैसा प्रोसीजर है, किस तरह हल करना है पेपर। क्योंकि वो पेपर कुछ इस तरह से है कि वो हम लोग आपको पीडीएफ देंगे, तो आप लोग उसके प्रिंट आउट निकालेंगे, वो थोड़े से वो प्रोसीजरल पेपर है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा इंशाल्लाह कि पेपर कितने टाइम का होगा, कहाँ कैसा होगा और किस तरह से जमा कराना है। और आप, ठीक है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर क्या है पेपर देने का, तो वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूँगा। कल की क्लास मिस नहीं करनी काइंडली, ठीक है जी। और इंशाल्लाह फिर उसमें सारी जो है ना मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा पेपर के हवाले से। ये बताएं कुछ समझ आया कि नहीं आया इन 5 क्लासेस यूनिट्स के अंदर, इन 2 क्लासेस में कुछ कुछ जहन से गुजरी होंगी चीज़ें। ठीक है, पिछला भी अगर जिन्होंने नहीं लिया तो वो इंशाल्लाह जैसे कल तक रिकॉर्ड अपलोड हो जाएंगे ना क्लासेस, तो वो सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप रेस्ट करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला, या काम के साथ साथ जो है ना आप लोगों ने सुनी क्लास, टाइम दिया 1.5 घंटे का। तो इंशाल्लाह फिर कल भी आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।